नमस्कार साथियों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की। छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा करेंगे, मतलब बीच में कोई और टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। तो जब तक हमारा इतिहास पूरा ना हो जाए, ये टॉपिक अब से कंटिन्यू चलने वाला है। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। बहुत सारे हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं सभी सेक्शन से। आधुनिक से तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं और उसका डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। जबकि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में ठीक ठाक जो हम पढ़ते हैं, जो हमको बुक से जानकारी मिलती है, बहुत सारे सोर्स से जानकारी मिलती है, उतना पढ़ना सफिशिएंट होता है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, 3-4 सोर्स हमारे पास। सोर्स कौन कौन से हैं? हिंदी ग्रंथ अकादमी है, बृहद संदर्भ है, उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी ही की अनेकों बुक हैं। तो उन सबको मिलाकर आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक चीज और, जब आप अलग अलग सोर्स पढ़ेंगे तो उसमें मतभेद वाली स्थिति है। इतिहास वाले टॉपिक के साथ भी सेम है। पूरे छत्तीसगढ़ के जीएस को लेकर ऐसे मतभेद है। इतिहास में तो खासकर और ज्यादा मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। तिथि को लेकर, नाम को लेकर, कोई व्यक्ति सम्मिलित है, कोई पुरुष सम्मिलित है किसी एक्टिविटी में, उसको लेकर। ठीक है, तो सारे तरीके से समाधान करके संपूर्ण तरीके से बताने की हम कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। एक और बात आप सभी को बता देना चाहता हूं, जनजाति वाला मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। कुछ जो सेक्शन आपको बताए जाने चाहिए थे वो पीडीएफ के माध्यम से आपको शेयर किया जा रहा है। कल आपको एक पीडीएफ शेयर किया गया है जिसमें जनजाति के कार्य, जनजातियों की कृषि पद्धति, ऐसा कुछ कुछ उसमें टॉपिक आपको दिया गया है। जो भी बातें और रह गई है जिसको क्लास में डिस्कस करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जो केवल फैक्ट है, उसको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कल आपको एक पीडीएफ दिया गया है जनजाति विशेष का, उसको देखिएगा। तैयारी कैसे करनी है सुनिए। क्लास में जो बातें बताई जा रही है ठीक है, इसको तो करना ही करना है, अपने नोट्स खुद बनाना है। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है आपके कंटेंट सेक्शन में ही, उससे भी आपको नोट्स तैयार करना है। तो दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, क्लास और पीडीएफ दोनों को इकट्ठे मिलाकर पढ़ना है। समझ में आई बात? चलिए, ये बात तो हो गई हमारी जनजाति विशेष से। अब आज से शुरू कर रहे हैं इतिहास। कुछ समस्या तो नहीं, शुरू कर सकते हैं हम अपनी क्लास। चलिए, पढ़ाई पे आप ध्यान देंगे, देखिएगा इधर। छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में कब जाएंगे? प्रागैतिहासिक काल में, मतलब इतिहास से पहले का समय। सुनते जाइएगा, बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेगी, आई होप। प्राचीन इतिहास में भी उस समय से शुरुआत कर रहे हैं जब एक्चुअली में इतिहास की शुरुआत ही नहीं हुई थी, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री के पहले का, इतिहास के पहले का समय। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब जब कभी भी इतिहास के संबंध में जानकारी मिली, या तो लिखित रूप में मिली या कहीं से कुछ साक्ष्य के रूप में मिले, ज्यादातर लिखित जानकारी के रूप में हमको मिले। इतिहास की शुरुआत मुख्य रूप से मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उससे पहले का समय आपका होगा, इतिहास के पहले का समय, जब हमको शैल चित्रों के रूप में, कुछ वस्तुओं के रूप में साक्ष्य मिलते थे। बात समझ में आई? तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाया। अर्थ यही होता है कि इतिहास के पहले का समय, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। समय कहां से कहां तक? समय कहां से कहां तक तो अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा, इसमें डिबेट वाली कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए। मुख्य रूप से 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक यह समय माना जाता है। ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक यह समय माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का। क्लियर? इतनी बातें ध्यान में रखना है आपको। अब कहीं कहीं पर यह 5 लाख से 5000 ईसा पूर्व या 6000 ईसा पूर्व भी हो सकता है, तो उसमें ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक्यूरेट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय सीमा दिए हुए हैं। ईसा पूर्व, जैसा कि आप सभी को यह कॉन्सेप्ट पता होगा, एक होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और एक होता है ईसवी। ठीक है, बीच में आता है शून्य। मतलब शून्य के इधर बाईं तरफ जाने पर आपको ईसा पूर्व मिलेगा। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब ईसा पूर्व जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है वो कम होता जाता है।
समझिएगा जिसको बेसिक क्लियर नहीं है। शून्य से इधर बढ़ने की तरफ ईस्वी आता है, जैसे अभी क्या चल रहा है 2021, तो शून्य आया, फिर एक आया, फिर दो आया, फिर तीन आया, ऐसा करते करते कहां पहुंच गए हैं 2021 ईस्वी तक। तो ये जो शून्य रहा होगा इसके पहले का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व, जिसको कहते हैं बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ओके, इतनी बातें क्लियर है। तो 5 लाख से 3000 बीसी आपका समय होगा प्रागैतिहासिक काल का, कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। अब इस प्रागैतिहासिक काल को हम 4 और भागों में बांट देते हैं मानव विकास के आधार पर। मुख्य रूप से मानव का विकास जैसे जैसे जिस स्टेज में हुआ उसके अनुसार इस प्रागैतिहासिक काल को 4 और भागों में बांट दिया जाता है, जो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ज्यादातर क्लासिफिकेशन में आपको केवल ये 3 देखने को मिलते हैं, उत्तर पाषाण काल नहीं मिलता है। लेकिन जब हम सीजी पढ़ते हैं, साक्ष्य पढ़ते हैं, तो उसमें उत्तर पाषाण काल को अलग से कर दिया है। तो कई जगह पे उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल एक ही है। ओके, चलिए अब जैसे कि बात करें पूर्व पाषाण काल की। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इंग्लिश में बोलेंगे पैलियो, पत्थर पैलियो। ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब लिथिक, लिथिक। ठीक है, पाषाण काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो मानव इस समय उपयोग में लाता था, औजार हो गए, हथियार हो गए, मतलब अपने उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को, वो पत्थर के हुआ करते थे ज्यादातर। इसी काल में जब हम कालांतर में पढ़ेंगे विकास के दौरान तांबे की खोज हुई, अलग अलग धातुओं की खोज हुई, बाद में जाके तांबे के बाद में जाके फिर लोहे की खोज हुई। ठीक है, शुरू में क्या यूज करता था इंसान अपने जरूरतों को, मतलब जरूरत की वस्तुओं के लिए पत्थर का, चाहे औजार हो, हथियार हो, किसी प्रकार के अन्य वस्तुएं हो। मेटल तो बहुत बाद में आए। ठीक, तो देखो पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक एरा बोलेंगे। क्लियर है? इस समय जो मनुष्य होता था, विकास हो रहा था कंटिन्यू, मनुष्य जो होता था शिकार, शिकार से जीवन यापन करता था और खाना बदोश जीवन जीता था, मतलब एक जगह रहकर स्थायी जीवन नहीं जीता था। शिकार किया, खाना मिल गया, ठीक है, शिकार की खोज में कहीं और चला गया, इस प्रकार जीवन जीता था इस समय का मानव। फिर आया मध्य पाषाण काल। इंसान अभी भी शिकार कर रहा है, लेकिन जो उसके उपयोगी पशु हैं उसको वो पास में रखने लगा। पशुपालन की शुरुआत यहां से हो रही है मध्य पाषाण काल से। उत्तर पाषाण काल में आग की खोज मानी जाती है, इंसान की सबसे बड़ी खोज कह सकते हैं आग की खोज। तो जो वो शिकार करता था उसे पकाकर खाने लगा। एक रफ रफ आइडिया आपको दे रहे हैं, सुनते जाइएगा। और नव पाषाण काल ऐसा काल है जब लगभग लगभग मानव का विकास पूर्ण तरीके से हो चुका था। पशुपालन के साथ साथ कृषि की भी शुरुआत नव पाषाण काल में मानी जा सकती है। वैसे तो कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल से भी मानी जाती है, लेकिन पूरी तरीके से डेवलप कृषि आपकी नव पाषाण काल की देन। ठीक, तो ये हो गया रफ रफ आपको आइडिया इन सभी कालों के बारे में। अब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसका क्या काम है? छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े तो इसका यह काम है कि छत्तीसगढ़ से प्रॉपर कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस काल से हैं। एक और बात, ऐतिहासिक काल को हम और ज्यादा भागों में डिवाइड करें तो एक हमने देख लिया प्रागैतिहासिक काल जो 3000 बीसी तक चला। इसके बाद 3000 बीसी से बाद क्या आएगा, 2999, 2998, ऐसा करते हुए जाएंगे 1500 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व से जाएंगे 1500 ईसा पूर्व तक आपको आद्य ऐतिहासिक काल मिलेगा। क्या मिलेगा? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। सुनते चलिए, मतलब ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो चुकी है। कुछ वस्तु के साक्ष्य के अलावा लिखित साक्ष्य भी मिलने लगे, मतलब इंसान लिखना पढ़ना शुरू कर चुका था, लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में, सांकेतिक भाषा के रूप में। ठीक है, जिसे हम आज पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण, जो भी लिपि मिली है सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, नहीं पढ़ पाए अभी तक, समझ नहीं पाए। बहुत सारे विद्वानों ने दावा किया है लेकिन सर्वमान्य वो नहीं है। तो ऐसा मान रहे हैं कि अभी भी उन लिपियों को हम पूरी तरीके से समझ पाने में सक्षम नहीं है। वो जो कालखंड है वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एरा या एज।
क्लियर। उसके बाद फिर शुरुआत होती है आद्य ऐतिहासिक के बाद, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर पूरा, ठीक है, जो इतिहास होगा ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल की, जिसमें जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित रूप में भी मिले हैं, वस्तुओं के रूप में भी मिले हैं, वेदों के रूप में मिले हैं, पुराणों के रूप में मिले हैं, और जिसे हम पढ़ पाने में सक्षम है, ठीक है। तो इस तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर। 3 क्लासिफिकेशन क्या बताए, फिर से रिवाइज करें। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल का समय यहां से यहां तक, इसके बाद से मतलब 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक क्या आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक। उसके बाद 1500 से लेकर उधर उधर पूरा शून्य से लेकर पूरा आधुनिक इतिहास शामिल हो जाएगा ऐतिहासिक काल में। क्लियर। क्या यहां पर कोई भी लिपि भाषा का विकास नहीं हुआ था, जो भी साक्ष्य मिले हैं वस्तुओं के रूप में या शैल चित्रों के रूप में हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सांकेतिक भाषा थी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। उसके बाद ऐतिहासिक काल में पढ़ना लिखना तो पहले से जानते थे, लेकिन उनकी लिखावट हम पढ़ पा रहे हैं, साक्ष्य मिले लिखित रूप में, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें वैदिक काल पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं, और उसके बाद आने वाले जितने भी वंश होते हैं प्राचीन काल के, मध्य काल के और आधुनिक इतिहास, पूरा उसके अंदर क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन क्लियर है सभी का? क्या दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो रही है? रटने वाली कोई बात नहीं है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जैसा कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से क्या क्या साक्ष्य मिला है इस काल का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब कुछ वस्तुएं मिलेंगी, कुछ औजार मिलेंगे, कुछ हथियार मिलेंगे, और बहुत सारे शैल चित्र मिलेंगे। क्लियर। चलो देखो, स्थल और प्राप्ति, कौन से स्थल से क्या प्राप्त हुआ है प्रागैतिहासिक काल के संबंध में, वो देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया पूर्व पाषाण काल, इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक एरा या पैलियोलिथिक एज। तो इस पूर्व पाषाण काल से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थल ध्यान में रखिए, वो है महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा जो रायगढ़ में है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, बार बार नाम आने वाला है, बोतलदा की गुफा, छापामाड़ा की गुफा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, ये सारे नाम सिंघनपुर के बाद आने वाले रायगढ़ से संबंधित हैं, और एक महानदी घाटी। क्लियर है। मतलब महानदी जिस भी घाटी से होकर बह रही है, उस घाटी की बात कर रहे हैं, वहां से जो साक्ष्य मिले उसकी बात कर रहे हैं। तो क्लियर है, आपको किसी काल के संबंध में स्थल का नाम ध्यान रखना है, साथ साथ क्या प्राप्त हुआ है वो भी ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी। देखिए, पूर्व पाषाण की बात के बारे में बात किए तो महानदी घाटी याद आना चाहिए पहला, ठीक है। दूसरा याद आना चाहिए रायगढ़, और रायगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल वो है सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा, जब आप रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ में जैसे कि आपने सुना होगा राम झरना, वो राम झरना जिस पहाड़ी पर है, उसी पहाड़ी पर मतलब बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, उसी पर्वत श्रृंखला पर यह सिंघनपुर की गुफा है। वर्तमान में जाने नहीं दिया जाता है वहां पर, लेकिन सिंघनपुर की गुफा का मार्ग है वहां पर, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, राम झरना के पास ही है, उसी पहाड़ी पर है। रायगढ़ से और संबंधित क्षेत्र में बोतलदा ध्यान रखिए, सबसे लंबी गुफा है रायगढ़ की, छापामाड़ा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, सारे के सारे पूर्व पाषाण काल संबंध क्षेत्र है। स्पीड नहीं हो रहा है, समझिए, लिखने को छोड़ के अगर समझने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा स्पीड नहीं लगेगा, और जैसे कि मैंने कहा याद करना है ना मेन क्लास में, लिखने का अवसर बाद में भी मिल जाएगा। बार बार रिपीट तो कर रहे हैं, अगर आप लिखना बोलेंगे और लिखावट नहीं होगी तो डेफिनेटली स्पीड ही लगेगा यहां पर। चलिए, क्या प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन पूर्व पाषाण काल का क्या मिला है, बात पूर्व पाषाण काल की कर रहे हैं। पूर्व पाषाण काल का मिला है पत्थर का कुदाल। क्या मिला है, पत्थर का कुदाल, इंग्लिश में बोलते हैं पिक एक्स, मतलब वो जो ऐसा कुछ औजार जिससे मिट्टी खोद के निकाला जाता है ना, उसको बोल रहे हैं, पत्थर के कुदाल मिले हैं। अब पाषाण काल की बात करें तो पत्थर का ही होगा, पिक एक्स मिला है, पिक एक्स इंग्लिश में, ठीक। चलो क्लियर, तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा पूर्व पाषाण काल के संबंध में। क्लियर हो पाया? धीरे चल रहे हैं, एकदम से भी धीरे नहीं चलेंगे,
कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा, छूट जाता है अवसर है, उसकी चिंता मत करो, लिख लोगे बाद में। हो गया पूर्व पाषाण काल पूरा, नाम याद आना चाहिए। ये दोनों तो कॉमनली मिलेगा ही मिलेगा हर जगह, ये याद आ जाना चाहिए। बोतलदा, छापामाड़ा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, सारे रायगढ़ में, सारे रायगढ़ में। सब बताएंगे मनीषा जी, थोड़ा थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी बातें बताई जाएंगी आगे, सारी बातें समाहित की गई है। ठीक, चलो। सर्वप्रथम गुफा की खोज किसी ने नहीं की, गुफा तो मिल गया, उसका गुफा खोजने का श्रेय नहीं होता। गुफा के अंतर्गत हम साक्ष्य पढ़ रहे हैं, साक्ष्य किसने खोजा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए एक महाशय आएंगे आगे जाके, एंडरसन नाम के, उन्होंने सबसे पहले सिंगनपुर की गुफा में जो साक्ष्य मिले हैं उसको खोजा था। क्लियर है? चलो, क्या कमेंट है? हाँ शैलाश्रय बताएंगे सारी बातें। चलो इधर देखो अगला, मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में बोलेंगे मीजोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल मतलब मीजोलिथिक एज। लिथिक मतलब यहां पर क्या शब्द अभिप्राय निकल रहा है? लिथिक का मतलब पाषाण से, ठीक है, पत्थर से। मध्य पाषाण काल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम याद आना चाहिए, और वो है कबरा पहाड़ का। किसका? कबरा पहाड़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कबरा पहाड़ ऐसा पहाड़ है रायगढ़ से जिसमें सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जितने भी किसी भी पर्टिकुलर जगह से साक्ष्य मिले उसमें सर्वाधिक साक्ष्य मिलने वाला ये जो क्षेत्र है कबरा पहाड़, और सबसे प्राचीन भी इसको माना जाता है। सबसे प्राचीन भी कबरा पहाड़ और सर्वाधिक साक्ष्य भी मिलने वाला जगह कबरा पहाड़ है। काल कौन सा ध्यान रखना? मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा काल के संबंध में स्थान याद आना चाहिए। ये कबरा पहाड़ भी कहां पर है? रायगढ़ में है। क्या लिखा? सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, इतनी बातें क्लियर। सर्वाधिक प्राचीन भी है, हो गया। आगे देखें, बस्तर के कुछ क्षेत्र जो मध्य पाषाण काल के संबंध में है, जहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब साक्ष्य के रूप में देखो, साक्ष्य के रूप में देखो, पहले बस्तर से पहले हम कबरा पहाड़ में क्या क्या मिला वो देख लेते हैं। कबरा पहाड़ में इस मध्य पाषाण काल के संबंध में लंबे फलक मतलब लॉन्ग एज, लॉन्ग एज्ड, एज ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, लंबे फलक लॉन्ग एज वाले औजार मिले हैं। लंबे फलक वाले औजार मिले हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कैसे होगा? अर्धचंद्राकार ऐसा कुछ होगा, ठीक, इस शेप का औजार मिला है। छोटे छोटे पाषाण औजार मतलब पत्थर के औजार मिले हैं। औजार मतलब इंग्लिश में आप टूल्स बोल सकते हो। क्लियर? तो देखो लंबे फलक वाले मतलब लॉन्ग एज, जिसका एज जो है वो लंबा हो, जिसका जो धार वाला पोर्शन है वो लंबा हो, लॉन्ग एज बोल रहे हैं, लंबे फलक को बोल रहे हैं। अर्धचंद्राकार वाला औजार मिला है, छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं। ये सारे कबरा पहाड़ से मिले हुए हैं। और साथ ही साथ शैल चित्र भी मिला है कबरा पहाड़ में। क्या है उस शैल चित्र में? देखिए, लाल रंग की छिपकली, लाल रंग का घड़ियाल, लाल रंग का सांभर और पंक्तिबद्ध मानव समूह, लाइन से खड़ा हुआ इंसान, बहुत सारे, ये मिला है कबरा पहाड़ में। क्लियर? इतने सारे साक्ष्य कबरा पहाड़ के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो, अभिषेक शर्मा जी एक बात बता रहे हैं कि सिंगनपुर की गुफा के संबंध में कुछ जानकारी की, जो भी वहां पर गया है जिंदा नहीं आ पाया है। अच्छा चलो, खैर परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ठीक है। जनश्रुति जो होती है किसी भी गुफा के बारे में, वो उस क्षेत्र में रहने वाले जो है उनके बारे में उनको जानकारी होती है। खैर, क्लियर है क्या? मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ से ये सारे साक्ष्य। लंबे फलक मतलब औजार मिले, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा क्या मिले हैं? औजार मिले। कैसे? लंबे फलक वाले, अर्धचंद्राकार शेप में, अर्धचंद्राकार, ठीक। लघु पाषाण मतलब छोटे पत्थर के औजार। इतने सारे आपके साक्ष्य मिले हैं। शैल चित्र, शैल चित्र किसको बोल रहे हैं? पत्थर में जो पेंटिंग होगी, पत्थर में जो ड्राइंग बनाई गई होगी, पत्थर में जो एनग्रेव किया गया होगा, शैल चित्र बोल रहे हैं। पत्थर में चित्रकारी, ठीक है। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल भी है, सांभर भी है और पंक्तिबद्ध मानव समूह है। ये सारे कबरा पहाड़ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ कुछ शैल चित्र बस्तर वाले क्षेत्र से मिले हैं। ध्यान रखिएगा बस्तर के संबंध में क्षेत्र का नाम, कालीपुर, गढ़ घोघरा, खड़ा खड़ाक घाट, गढ़ चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर और माते गढ़र। ठीक, ये जो गढ़ चंदेला है ना, इसको आप कोंडा गांव में कर लेना। गढ़ चंदेला आपका कोंडा गांव में आएगा।
बाकी जितने भी स्थान अभी हमने यहां पर देखे वो सारे बस्तर के अंतर्गत हैं। क्लियर? ठीक। अब जो पुरानी बुक पढ़ोगे, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुरानी बुक, उसमें क्या रहता है कि जो कोंडागांव के अंतर्गत भी आने वाला क्षेत्र है उसको बस्तर के अंतर्गत समाहित कर लिया है, जो बालोद के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है उसको दुर्ग के अंतर्गत समाहित कर लिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका रिसर्च बहुत पहले का हो चुका है, जब ये जिले नहीं बने थे। जब ये जिले नहीं बने थे तो मुख्य रूप से कौन कौन सा जिला हुआ करता था? बस्तर हुआ करता था। दुर्ग वाले क्षेत्र की बात करें तो दुर्ग हुआ करता था। तो कहीं कहीं पर जो बालोद से मिला है पर्टिकुलर, उस बालोद को दुर्ग के अंतर्गत ले लिया है, और जो कोंडा गांव में मिला है उसको बस्तर जिला ले लिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली ज्यादा कोई बात नहीं होगी। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं पूछेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्लियर? चलो, तो देखो बस्तर के संबंध में फिर से रिपीट कर रहा हूं। कालीपुर, गढ़ घोघरा, गढ़ घोघरा, खड़ाग घाट, खड़ाग घाट, गढ़ चंदेला, कोंडागांव पर्टिकुलर, ये बस कोंडागांव। ठीक। घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, मातेगढ़, क्या है? मातेगढ़ करके है, मातेगढ़ कर लेना पूरा, मातेगढ़। ठीक। चलो, तो ये पूरा बस्तर के संबंध में क्षेत्र है। शैल चित्र की प्राप्ति हुई होगी, कोई खास कुछ ऐसा नहीं मिला होगा, बस नाम ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे आपके कबरा पहाड़ से संबंधित है। ओके, आगे बढ़े। अगला देखो, उत्तर पाषाण काल, जिसको बोलेंगे अपर लिथिक, अपर लिथिक या लेटर लिथिक, अपर लिथिक या लेटर लिथिक एज, अपर लिथिक या लेटर लिथिक एज। क्लियर? मातेगढ़डा, मातेगढ़डा, मातेगढ़डा। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं, याद करिएगा साथ साथ मेरे। उत्तर पाषाण काल मतलब अपर लिथिक एज या लेटर लिथिक एज, जैसा बोलना चाहे। धनपुर ध्यान रखिएगा, धनपुर। अब इस धनपुर को ज्यादातर बिलासपुर ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी गलत नहीं है। अब गोरेला पेंड्रा मारवाही जिलों के रूप में करना चाहे तो वो भी गलत नहीं है। आपको जिलों का ज्ञान इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से जिले में है, बिलासपुर होगा या तो गोरेला पेंड्रा मारवाही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। बात समझ में आई? क्योंकि गोरेला पेंड्रा मारवाही तो अभी अभी बना है, पहले धनपुर किस में आता था? बिलासपुर में आता था, तो बिलासपुर भी आपको मिलेगा, या गोरेला पेंड्रा मारवाही, दोनों सही है। कहने का तात्पर्य यह है। तो धनपुर ध्यान रखें, उत्तर पाषाण काल के संबंध में आग की खोज हुई थी इस समय। ठीक। महानदी घाटी और सिंघनपुर, महानदी घाटी और सिंघनपुर, याद करने का तरीका देखो। इसके पहले महानदी घाटी और सिंघनपुर किसमें देखा था? पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में ये दोनों हमने देखा था। ये दोनों पूर्व पाषाण के साथ साथ उत्तर पाषाण काल में भी आएंगे, ऐसा याद कर लो। पेयर महानदी घाटी और सिंघनपुर का, दोनों स्थल पूर्व पाषाण काल के संबंध में होने के साथ साथ उत्तर पाषाण काल से भी संबंधित है, ऐसा याद कर लो। पेयर याद आ जाएगा। क्लियर है? महानदी घाटी सिंघनपुर दोनों एक साथ, पूर्व पाषाण काल उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में एक नाम और ध्यान रख लेना, वो है धनपुर, धनपुर। ठीक। साक्ष्य क्या मिला है, क्या प्राप्ति हुई है? शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। सीढ़ी आकार के मानव आकृति बनी हुई है। ऐसा सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी स्टेयर, लेकिन वो मानव है, मानव। तो सीढ़ी आकृतियों के मानव की आकृति मिली है यहां से। ठीक। सिंघनपुर में ये पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं सिंघनपुर की, सिंघनपुर की। साथ साथ ज्यामिति आकृति भी मिली है। ज्यामिति आकृति मतलब जियोमेट्रिक शेप्स मिले हैं। कुछ जियोमेट्रिक शेप जो हमको देखने को मिलते हैं आज, उस प्रकार की आकृति भी पत्थर में हमको मिला है, मतलब उसकी आकृति खुदी हुई, मतलब शैल चित्र के रूप में। क्लियर? तो सीढ़ी आकार की मानव आकृतियां, साथ साथ ज्यामिति आकृति भी मिली है। कहां से? सिंघनपुर की गुफा की बात कर रहे हैं यहां पर, सिंघनपुर की। ये जो मिला है सिंघनपुर से मिला है। बाकी ये दोनों का नाम क्यों? क्योंकि यहां पर भी कुछ कुछ शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। मुख्य क्या है? ये है, मुख्य की बात करेंगे। इतना क्लियर है क्या? पकड़ पा रहे हैं? स्पीड तो नहीं हो रहा है ज्यादा? बताइए, स्पीड स्लो, जो भी जल्दी आपको कमेंट करने का मौका दे रहे हैं। मेरा पर्पस यही, याद होना चाहिए, प्रश्न निकलने चाहिए भाई। लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए। अल्टीमेटली एग्जाम में प्रश्न तभी बनेगा जब ये याद रहेगा। नोट्स कितना भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? याद आना चाहिए, किसी भी तरीके से याद कर लो आप। अगला है नवपाषाण काल, इंग्लिश में बोलेंगे नियोलिथिक एज। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि तकलीफ ना हो। मेन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आपको बताई जा रही है, बाकी तो प्लेसेस के नाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज। ध्यान रखना है, चितवा डोंगरी महत्वपूर्ण से रूप से, अर्जुनी,
अर्जुनी कौन सा? कुछ दिन पहले अर्जुनी जब हमने पढ़ा था वो महासमुंद का अर्जुनी था, वो नहीं। ये जो अर्जुनी है ये दुर्ग का अर्जुनी होगा। क्लियर? अर्जुनी चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कहां पर? राजनांदगांव में। बोनटीला, बोनटीला भी कहां पर? राजनांदगांव में। और टेरम, टेरम कहां पर? रायगढ़ में। क्लियर? इतने सारे क्षेत्र ध्यान रखिए। नौ पाषाण काल जैसे ही बोला ध्यान में तुरंत आना चाहिए, पहले क्या? चितवा डोंगरी। बाद में पूछूंगा अगर, या हम एमसीक्यू करेंगे, दिमाग में चितवा डोंगरी आना चाहिए नौ पाषाण काल के संबंध में। ठीक है? राजनांदगांव, साथ साथ बोनटीला भी याद करो राजनांदगांव से। एक नाम याद कर लो अर्जुनी दुर्ग का, और एक नाम याद कर लो टेरम रायगढ़ का। चार नाम याद हो गए? याद हो गए चार नाम? अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम, सारे नौ पाषाण काल के संबंध में है। नौ पाषाण काल के संबंध में जो भी शैल चित्र की प्राप्ति हुई है, सीजीपीएससी 2020 का प्रश्न, उसकी खोज किसने की थी? या जो नौ पाषाण काल के संबंध में साक्ष्य मिले हैं उसकी खोज किसने की थी? सीजीपीएससी 2020 प्रश्न पूछा गया था, आंसर था रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। याद रखेंगे, सुनते जाइए। ये जो दो नाम है आपको नौ पाषाण काल के संबंध में याद आना चाहिए। आगे कुछ और नाम भी आएंगे, वो किस काल से या किससे संबंधित होंगे वो भी बताऊंगा मैं। अभी रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल का नाम नौ पाषाण काल से ध्यान में रखना है। क्लियर है? सीजीपीएससी 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल नौ पाषाण काल के संबंध में साक्ष्य की खोज की थी इन्होंने पहली बार। हो गया क्या पूरा? देखो नौ पाषाण काल से क्या मिला है साक्ष्य के रूप में। देखें, अगर छिद्रित औजार मिले हैं, छिद्रित औजार मतलब ऐसा औजार मिला है जिसमें छेद 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 बना हुआ था। ठीक है? छोटे छोटे होल्स बने हुए थे, वो आपको छिद्रित औजार कह रहे हैं। और ये जो छिद्रित औजार की प्राप्ति हुई है पर्टिकुलर कहां से प्राप्ति हुई है? बोनटीला से। बोनटीला कहां है? राजनांदगांव में। नौ पाषाण काल से ही संबंधित धमतरी बालोद मार्ग पर लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो नौ पाषाण काल के संबंधित है, नौ पाषाण काल से संबंधित है। यह हो गया पूरा क्लासिफिकेशन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिलने वाले साक्ष्य और उसके संबंध में काल पूरा याद करना है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा, इन्हीं सभी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए। पकड़ पाए क्या? याद हो पा रहा है? दिन ब दिन जो जुड़ने वाले, लाइव जुड़ने वाले लोगों की संख्या वो कम होती जा रही है, इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा। लाइव क्लास में याद कर लिए तो कर लिए, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो गया। रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ रिवीजन के काम आ सकता है। लाइव वीडियो आप जानबूझकर मिस कर रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि रेगुलर शेड्यूल आपका लाइव क्लास ही मेंटेन करेगा। आपका रेगुलर टाइम टेबल रिकॉर्डेड वीडियो मेंटेन नहीं करके देगा आपको। अगर ऐसे ही रहता तो रिकॉर्डेड वीडियो दे देते। ठीक है? हाँ, चितवा डोंगरी से शैल चित्र मिले हैं जिसमें एक ड्रैगन का शैल चित्र आएगा, आगे बताऊंगा मैं। चितवा डोंगरी से भी बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, कुछ विशेष बातें लिखा हुआ है, और शैल चित्रों तो लगभग लगभग हर गुफा से मिला है। ये कुछ विशेष बातें हैं। आगे जो ड्रैगन का शैल चित्र है वो चितवा डोंगरी में देखेंगे हम। ठीक है? चीनी चित्रकारी, अब चीनी चित्रकारी ड्रैगन की बात की, मतलब चीनी चित्रकारी की हो गई शैल चित्र। ओके, चलो आगे बताएंगे। तो ये हो गया पूरा पूर्व पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल, उसके संबंध में कुछ मुख्य प्राप्ति लगभग लगभग, और जिस स्थान का नाम मैंने नहीं लिया है साक्ष्य के रूप में, वहां पर शैल चित्र मिले होंगे। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है, क्षेत्र का नाम ध्यान रखो बस, और ये कुछ विशेष। चलो आगे बढ़े। अब ताम्र और लौह युग आता है इसी दौरान। इसी दौरान क्या आता है? ताम्र और लौह युग। पहले तांबे की खोज, फिर बाद में लोहे की खोज, ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। खैर, ये भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पूरा सीक्वेंस रहता है, ताम्र युग, लौह युग, कांस्य युग, ऐसा करके पूरा पढ़ते हैं हम। ठीक है? चैल्कोलिथिक एज पढ़ते हैं कि नहीं, तो वो सारा भारत इतिहास में फिर से आता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब देखो, ये जो ताम्र और लौह युग है, इसमें मतलब हमको तांबे के साक्ष्य या लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। अभी तक जो भी साक्ष्य देख रहे थे, मुख्य रूप से जो भी औजार या हथियार की प्राप्ति हो रही थी वो पत्थर के थे। इस युग में आने वाले जो औजार होंगे वो तांबे के होंगे या लोहे के होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, तांबे का साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिला है। तांबा मतलब कॉपर, कॉपर का साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिला है।
तो छत्तीसगढ़ के निकट कहां मिला है, यह भी प्रश्न हो सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के निकट मध्य प्रदेश में आने वाला भाग, मैकल श्रेणी से लगा हुआ पोर्शन मध्य प्रदेश का बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट जिले के क्षेत्र का नाम याद रखिए, गुंगेरिया। गुंगेरिया कहां लिखे, यहां लिख दे, गुंगेरिया, ये बालाघाट जिले के अंतर्गत आएगा, एमपी के। कहां पर है ये, मैकल श्रेणी उधर तरफ, राजनांदगांव के थोड़ा ऊपर, कवर्धा के साइड में जो एमपी का बॉर्डर है उधर बालाघाट। ठीक, यहां पर तांबे के साक्ष्य मिले जबकि छत्तीसगढ़ में नहीं। गुंगेरिया, बालाघाट, क्लियर, याद हो जाएगा। तो तांबे का साक्ष्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं मिला है, तो इस तांबे और लौह युग की बात कर रहे हैं, युग की, जरूरी नहीं तांबा मिलेगा तभी बात करेंगे, उस युग की बात कर रहे हैं जो उस समय चल रहा था। चलिए अब देखते हैं क्या क्या मिला है इस युग का छत्तीसगढ़ से। पाषाण घेरे और लोहे के औजार, पाषाण घेरे और लोहे के औजार पहले ध्यान रखो। पाषाण घेरे मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, स्तंभ के तौर पे भी ध्यान रख सकते हो, पत्थर के आकार ऐसा, ओके। तो पाषाण घेरे और लोहे के औजार, तीन नाम ध्यान रखना, तीनों के तीनों बालोद के। कौन, करही भदर सोरर चिरचारी, करही भदर सोरर चिरचारी, तीनों के तीनों कहां के हैं, बालोद के, बालोद। ठीक है क्या, करही भदर सोरर चिरचारी, करही भदर सोरर चिरचारी एक साथ याद आना चाहिए। पाषाण घेरे और लोहे के औजार दोनों मिले हैं, दोनों के साक्ष्य मिले हैं इन तीनों जगह से। ठीक है, पाषाण घेरे मतलब कुछ भी चीज को संरक्षित करने के लिए या बाउंड्री तैयार करने के लिए एक तरीके से पत्थर के घेरे बना दिए जाते थे, उसको पाषाण घेरे कह रहे हैं, सिंपल। आगे जाके आपका महापाषाण स्मारक भी आएगा, जब किसी की मृत्यु होती थी उसको जमीन में दफना दिया जाता था तो उसके स्मारक के तौर पे पत्थर का एक बड़ा सा स्तंभ गाड़ दिया जाता था, जिसको बोल रहे हैं महापाषाण स्मारक, वो अलग है, पाषाण घेरे अलग है। ठीक, तो पाषाण घेरे और लोहे के औजार दोनों के दोनों इन तीनों स्थान से प्राप्त हुए हैं, करही भदर सोरर चिरचारी, बालोद, जिला बालोद। आगे देखें, अब क्या कर देते हैं, ये पाषाण घेरे और लोहे के औजार के साथ साथ मृद भांड भी कर देते हैं। मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का पात्र जैसे बोल सकते हो आप, मिट्टी के पात्र जैसा कोई वस्तु जिसको मृद भांड बोल रहे हैं, उसके साथ साथ पाषाण घेरे और लोहे के औजार भी होंगे। तीनों के तीनों एक साथ मिले हैं कहां, कारका भाटा में, कारका भाटा में। ये भी कारका भाटा कहां पर है, ये भी बालोद में है। क्लियर है कि नहीं है। पाषाण घेरे लोहे के औजार केवल करही भदर सोरर चिरचारी, पाषाण घेरे लोहे के औजार और साथ साथ मृद भांड, तीनों के तीनों आपके कारका भाटा बालोद में। याद हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, क्लियर, पूरा स्पष्ट कर रहा हूं। एक और बात, एक और बात, इन सभी के साथ अगर लौह पात्र भी जोड़ दें, लौह पात्र, लौह पात्र मतलब लोहे का बर्तन, ठीक है, यूटेंसिल, ये आपको मिल रहा है गढ़धनोरा से, जो है कोंडागांव में, गढ़धनोरा कोंडागांव। हो पाया, ये दोनों केवल वो तीनों जगह पे, इसके साथ साथ मृद भांड भी मिला इन सभी के साथ कारका भाटा में, लौह पात्र मिला गढ़धनोरा कोंडागांव में, गढ़धनोरा कोंडागांव में। क्लियर, ध्यान में रहेगा। हाँ, कारका भाटा शुगर फैक्ट्री ऑलरेडी देखा था हमने, वेरी गुड, याद आना चाहिए, कारका भाटा का नाम याद आना चाहिए। खनिज पढ़ा था ना, उद्योग पढ़ा था, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर है ये सारी बातें, जगह का नाम भी याद रहेगा, ताम्र और लौह युग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, 500 महापाषाण स्मारक, इंग्लिश में टूम स्टोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टूम स्टोन। टूम स्टोन कब्र के ऊपर उस पत्थर को बोलते हैं जिसमें नाम लिखा होता है ना। ज्यादातर क्रिश्चियन हमको रिलीजन में ये देखने को मिलता है कि जब दफनाते हैं तो एक पत्थर गाड़ा जाता है जिसमें पूरा उसका डिटेल रहता है कि कब उनकी डेथ हुई, कब उनका डेट मतलब बर्थ था, ये पूरा उसमें डिटेल रहता है, उसका नाम रहता है, तो उसको टूम्ब स्टोन बोलते हैं, टूम्ब स्टोन। वही है ये 500 महापाषाण स्मारक। इसको पट्टतुम्ब भी बोलते हैं, पट्टतुम्ब, पट्टतुम्ब भी बोलते हैं और डॉलमेन भी बोलते हैं। पट्टतुम्ब भी बोलेंगे, डॉलमेन भी बोलेंगे, या महापाषाण स्मारक बोलेंगे। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद वहां पर स्मारक के तौर पे पत्थर गाड़ दिया जाता था, महापाषाण स्मारक। तो 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं जिसको डॉलमेन या पट्टतुम्ब भी बोलेंगे। कहां से,
धनोरा से, जिसकी खोज किसने की थी? एमजी दीक्षित ने। ध्यान रखिएगा, एमजी दीक्षित का नाम। कब? 1956-57। एमजी दीक्षित, एमजी दीक्षित। ठीक है। मोगेश्वर गंगा दीक्षित ऐसा कुछ नाम है, एक बार आप देख लीजिएगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी में फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म मैटर नहीं करता, बस ध्यान रखना दीक्षित का, साथ में एमजी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मोगेश्वर गंगा प्रसाद ऐसा कुछ नाम है, एकदम मैं कंफर्म नहीं हूं, तो एमजी दीक्षित आप देख लीजिएगा, 1956-57। ध्यान रखिएगा धनोरा, क्या ध्यान रखिएगा? धनोरा। अब ये धनोरा किधर आता है? बालोद में। अब ये कहीं कहीं दुर्ग भी है, दुर्ग, कहीं कहीं दुर्ग भी है, तो वही वाली स्थिति बताया। पुराने जमाने में ये जब जिला निर्मित नहीं होगा तो दुर्ग के अंतर्गत आता होगा, अब ये बालोद के अंतर्गत आता है धनोरा। क्लियर? हिंदी ग्रंथ अकादमी की जब बुक पढ़ोगे तो उसमें ये धनोरा जो है वो दुर्ग में दिया हुआ है। दोनों गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है। धनोरा ध्यान रखना महापाषाण स्मारक के संबंध में। 500 हो गया। एमजी दीक्षित। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सुनो, देखो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ताम्र और लौह युग के साक्ष्य हैं उसके खोजकर्ता के रूप में दो नाम फिर से ध्यान रखना। एक नाम वही है जो पहले आए थे, रमेंद्रनाथ मिश्र जी। रमेंद्रनाथ मिश्र जी, तो ये तो आपको दिख रहे हैं रमेंद्रनाथ मिश्र जी। इसके साथ एक नया नाम आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर जे आर कांबले। प्रोफेसर जे आर कांबले। तो जितने भी ये साक्ष्य मिले हैं ना जो ताम्र और लौह युग के हैं, उसके खोजकर्ता कांबले और रमेंद्रनाथ मिश्र जी हैं। जबकि नवपाषाण काल के संबंध में जो साक्ष्य है उसकी खोज रमेंद्रनाथ मिश्र के साथ भगवान दास जी ने की है, सॉरी भगवान सिंह जी ने की है। क्लियर? तो रमेंद्रनाथ और भगवान सिंह जी की जोड़ी नवपाषाण काल के लिए है, जबकि रमेंद्रनाथ मिश्र जी के साथ कांबले जी की जोड़ी लौह और ताम्र युग के साक्ष्य के लिए है। स्पष्ट अंतर। जबकि 500 महापाषाण स्मारक जो है वो एमजी दीक्षित ने खोजा था। एक नाम और आगे आएगा एंडरसन का। सबसे पहले शैल चित्रों की खोज उन्होंने की थी। दिमाग में एकदम से पृथक्करण हो जाना चाहिए सभी नामों का। नवपाषाण काल के संबंध में ये दो, ताम्र लौह युग के संबंध में ये दो, जिसमें पाषाण घेरे या पाषाण स्तंभ या फिर मृद भांड जो भी बोले, इन दोनों का नाम याद आना चाहिए। सबसे पहले खोज के रूप में आगे पढ़ेंगे, एंडरसन का नाम ध्यान आना चाहिए 1910 में। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, लौह पात्र ओनली कोंडागांव, लौह पात्र ओनली कोंडागांव, जो अलग से लिखा है मृद भांड ओनली कार का भाटा, लौह पात्र केवल गढ़धनोरा, ऐसा आप ध्यान रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा अब कुछ जिलों के संबंध में जहां शैल चित्र की प्राप्ति हुई है उस गुफा का नाम ध्यान रखना है, जिसको शैलाश्रय कहा जाता है। शैलाश्रय कहा जाता है, शैल आश्रय। शैल आश्रय का मतलब है, नाम को स्पेसिफाई संधि विच्छेद करो। शैल आश्रय मतलब ऐसा आश्रय, ऐसा शेल्टर जो पत्थरों को काटकर बनाया गया हो। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा गुफा की ही बात कर रहे हैं। शैलाश्रय मतलब गुफा। इंग्लिश में बोलेंगे अगर शैलाश्रय का ही ट्रांसलेशन करना है तो क्या बोलेंगे उसको? रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर। ठीक, चलो। रायगढ़ को शैलाश्रय का जिला कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं जिसमें बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं, तो रायगढ़ को शैलाश्रय का जिला कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रॉक शेल्टर। ओके, चलो। केव यूज मत करना, यहां पर गुफा मत करना, क्योंकि उसको शैलाश्रय बोल रहे हैं तो शैलाश्रय ही बोलते हैं। इंग्लिश में भी बता दिया, रॉक शेल्टर। ठीक है, क्या कह रहे हैं सोनी जी? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो अंग्रेज ही थे ना यहाँ पर भारत में, तो मुख्य रूप से जो खोजकर्ता पुरातत्ववेत्ता वो अंग्रेज भी हुआ करते थे, है ना। चलो, रायगढ़ के संबंध में क्षेत्र ध्यान रखिएगा, मतलब शैलाश्रय का नाम हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए, बसनाझर, ओंगना, करमागढ़, लेखाभाड़ा, छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा, भैंसगढ़ी, खैरपुर, बेनीपाट, बोतलदा। बोतलदा तो खैर पहले भी आ चुका है। ये सारे रायगढ़ के संबंध में और नाम ध्यान रख लीजिए जहां पर शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है इसी प्रागैतिहासिक काल के संबंध में। ठीक है, क्या बोले रायगढ़ का? बसनाझर, ओंगना, करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, करमागढ़, लेखाबाड़ा, छोटा पंडरमुड़ा, भैंसगढ़ी, खैरपुर और बेनीपाट, बोतलदा।
खैरपुर के संबंध में एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, यहां पर का जो शैल चित्र है ना वो बहुत ही चमकदार शैल चित्र है, चमकते हैं शैल चित्र अंधेरे में, तो ये विशेषता ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्रश्न पूछ दे, छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से चमकते हुए शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है या खोज की गई है? खैरपुर याद आना चाहिए, जिला रायगढ़ याद आना चाहिए, दोनों तरीके से प्रश्न बन जाएगा। क्लियर? तो खैरपुर के संबंध में विशेषता चमकते शैल चित्र की यहां पर प्राप्ति हुई है, मिली है खोज। ठीक है, चलो ये जो छोटे पंडर मुड़ा है ना, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर पाषाण कब्र मिले हैं, पाषाण कब्र मिले हैं, पत्थर के कब्र मिले हैं जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, छोटे पंडर मुड़ा में, रायगढ़। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। कांकेर, कांकेर से भी प्रागैतिहासिक काल के संबंध में बहुत सारे शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है अलग अलग स्थानों से, उसकी बात करेंगे। कांकेर के अंतर्गत आने वाले ये सारे क्षेत्र हैं, नाम याद करते चलना। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लेगा भाई, पूरा डेप्थ कवर कर रहे हैं। गोटी टोला, क्या है गोटी टोला, और पर्टिकुलर उस पर्वत का नाम ध्यान रखें तो मणि पर्वत, स्थान है गोटी टोला, पर्वत है मणि पर्वत, कांकेर। शैल चित्र खैर खेड़ा, शैल चित्र, बहुत सारे पंजों के शैल चित्र मिले, पंजों के, ठीक है, पंजों के, जानवरों के पंजों के शैल चित्र मिले बहुत सारे। कहां से? खैर खेड़ा से, ऐड करिएगा। बहुत सारे पंजों के शैल चित्र मिले हैं, मतलब पत्थरों में जो चित्रकारी की गई है वो पंजों की गई है, बहुत सारे पंजे मिले जानवर के। खैरखेड़ा, ये विशेष बात खैरखेड़ा के संबंध में ध्यान रखें, कांकेर याद आना चाहिए। चंदेली, उड़कुड़ा, उड़कुड़ा, एक सॉरी माफ कीजिए, क्या कर रहा हूं मैं, एक उड़कुड़ा आपका रायपुर में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देखा था, जस्ट रायपुर से WRS कॉलोनी के पहले, वो अलग है। ये जो उड़कुड़ा है वो कांकेर का है, शैल चित्र मिला है। गाड़ा गौरी, गाड़ा गौरी, मोहपुर, कुलगांव, कुकरादाह, मनकेसरी, घोटिया। चलो अब ये जो दो नाम है ना ये विशेष है, मनकेसरी और घोटिया। मानव सवार पशु का शैल चित्र मिला है, यहां से क्या मिला है? मानव सवार पशु का, मतलब ऐसा कोई पशु जिसपे मानव सवार है, सवारी कर रहा है, राइड कर रहा है, यह शैल चित्र मिला है मनकेसरी से, ठीक, कांकेर में। ऐसा शैल चित्र मिला है जिसमें पशु के ऊपर मानव सवारी कर रहा है, मानव सवार पशु का शैल चित्र मिला है, ठीक है, मनकेसरी में। घोटिया में देखो क्या मिला है, घोटिया में ऐसा शैल चित्र मिला है जो तंबूरे का है, तंबूरे का, एक वाद्य यंत्र तंबूरा, ठीक, तंबूरे का शैल चित्र मिला है घोटिया से, घोटिया। ये सारी विशेष बातें कांकेर के शैल चित्र के संबंध में। याद हो पाया? रायगढ़ और कांकेर के अंतर्गत आने वाले सारे क्षेत्र याद आने चाहिए। अब ये जो कांकेर के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र देखे थे, जिसमें था एक चंदेली, इसमें थे खैरखेड़ा, और देखो इससे क्या क्या विशेष बातें मिली, महत्वपूर्ण हो सकता है। चंदेली से जो शैल चित्र मिले हैं वो उड़न तस्तरी के हैं, किसके हैं? उड़न तस्तरी के शैल चित्र। देखिए फ्लाइंग सॉसर, एलियंस, उड़न तस्तरी, स्पेसशिप, इसकी शैल चित्र मिली है, ठीक है। चंदेली की बात कर रहे हैं, चंदेली कहां देखा था? कांकेर में, तो ध्यान रखिएगा विशेष बात। छोटे छोटे कद के मानव आकृति मिली है, छोटे छोटे आदमियों के, मानव के आकृतियां मिली है, और इस छोटे छोटे कद के मानव आकृति को या मानवों को, जो छोटे छोटे कद के होते थे, उसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है रूहेडा। रूहेडा, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे कद के मानव होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? रूहेडा, रूहेडा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कद की जो मानव आकृति मिली है ये भी चंदेली से मिली है, कांकेर के अंतर्गत। दोनों याद रखें, उड़न तस्तरी, छोटे कद के मानव आकृति, ठीक। आगे देखिए खैरखेड़ा, खैरखेड़ा बहुत सारे पंजे के निशान के शैल चित्र वो मैंने बता दिए थे। उसके अलावा खैरखेड़ा में और क्या मिला? देखो गुफा के छत पर, जो गुफा है उसके छत पर ऊपर में सीलिंग में आखेट चित्रित शैल चित्र, आखेट चित्रित शैल चित्र, आखेट मतलब हो जाएगा शिकार, शिकार, शिकार करते हुए पूरा शैल चित्र का उसमें वर्णन है, गुफा के छत पर, विशेष बात। और ये जो आखेट चित्रित शैल चित्र होते हैं जो गुफा के छत पर बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है नौकर गुंडरा। क्या बोला जाता है? नौकर गुंडरा। तो ये कुछ विशेष बातें भी ध्यान रखते जाइएगा, परीक्षा में अगर पूछ ली जाता है तो डेफिनेटली आपसे बनेगा।
नौकर गुंडरा किसको बोल रहे हैं? खुले गुफा की छत पर आखेट चित्रित शैल चित्र, शिकार करता हुआ पूरा वर्णन शैल चित्र के रूप में नौकर गुंडरा बोल रहे हैं उसको। आगे पढ़े, यही खैरखेड़ा की बात कर रहे हैं जहां पंजे देखे थे। और देखो, युगल मानव कृति मिली है। युगल मतलब कपल। कपल कपल केवल अभी नहीं होते, बहुत पहले से भी होते हैं पुराने समय में, और उससे भी पहले प्रागैतिहासिक काल में भी होते थे कपल लोग। ठीक है, क्लियर? चलो, युगल मानव आकृति, युगल मानव आकृति भी मिली है। और ये जो युगल मानव आकृति जो स्थल होता है, स्थल जहां से ये मिला है एक्चुअली आकृति, उस स्थल को बोला जाता है बालेराव। बालेराव, ठीक है। और क्या शैल चित्र मिला है? तो प्रत्यंचा बाण चढ़ाने का चित्र मिला है। प्रत्यंचा बाण चढ़ाने का चित्र मिला है। धनुष में प्रत्यंचा बाण चढ़ाने का, प्रत्यंचा बाण चढ़ाने का चित्रण मिला है। धनुष में जो बाण चढ़ा रहे हैं, रस्सी बांध रहे हैं, प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, उसका चित्रण मिला है शैल चित्र के रूप में, इसी खैरखेड़ा से, इसी खैरखेड़ा से। इतनी सारी बातें याद कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, हो गया ये कांकेर वाला पोर्शन पूरा। एक एक बातें याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। कैसे याद होगा? बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, मन में दोहराते जाओ, याद हो जाएगा। और एटलीस्ट कंठस्थ याद ना हो तो कम से कम ऑप्शन जो आएगा दिखेगा ना आपको एग्जाम में, बन जाएगा। इतना आश्वस्त रखिए, आश्वस्त रहिए। अन्य स्थल देखिए, कुछ अन्य स्थल प्रागैतिहासिक काल के संबंध में जहां शैल चित्र या अन्य साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। गाताडीह, कहां पर? सारंगढ़ में। सारंगढ़ फिर से जिला कौन सा? रायगढ़। गाताडीह सारंगढ़, गाताडीह सारंगढ़, याद करें। सूतीपाट रायगढ़, सूतीपाट रायगढ़। सूतीपाट में एक विशेष बात क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो शैल चित्र मिली है उसमें एक किसान मिला हुआ है हाथ में हल लिए हुए। किसान का शैल चित्र है हाथ में हल लिए हुए, हाथ में हल लिए हुए, सूतीपाट, ध्यान रखिएगा नाम, रायगढ़ जिला। कर्मागढ़ की गुफा में एक भी मानव आकृति नहीं मिली है। देखो एक चीज, ये कर्मागढ़ की जो गुफा है ना, 325 शैल चित्र मिले हैं, 325 शैल चित्र मिले। कर्मागढ़ की गुफा जो रायगढ़ में ही है, पहले नाम देख चुके, इस कर्मागढ़ की गुफा में 325 शैल चित्र मिले, लेकिन एक भी मानव की नहीं है, एक भी मानव की नहीं है। तो एक विशेष बात हो गई भाई, 325 तो मिला लेकिन एक भी मानव की नहीं, ऐसे कैसे हो गया? तो ये हो गया थोड़ा विशेष। कर्मागढ़ में 325 शैल चित्र होते हुए भी एक भी मानव आकृति नहीं है, एक भी मानव का शैल चित्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कर्मागढ़ के बारे में। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखें, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखें। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने कहा 1910 में एंडरसन, ध्यान आना चाहिए। सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज छत्तीसगढ़ की, एंडरसन। फिर बाद में दो दो करके पेयर देखा और एक नाम देखा एमजी दीक्षित। हो जाएगा, हो जाएगा। 1910 ध्यान रखना, एंडरसन। कभी भी पूछ लिया जाएगा, अभी तक नहीं पूछा जाता। अब देखो, ये जो शैल चित्र की खोज कर दी, ठीक है, एंडरसन ने, बाद में आके उसका विस्तृत अध्ययन किया, एनालिसिस किया, पूरी खोजबीन की और ज्यादा, किसने? अमरनाथ दत्त ने। ये भी एक नाम आ गया। चलिए, तो एंडरसन के साथ इसका नाम, इनका नाम ध्यान रखिएगा, दो उधर, दो इधर और एक एमजी दीक्षित। 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 नाम तो याद कर सकते हो और आसानी से। एंडरसन के साथ अमरनाथ दत्त याद आना चाहिए। विस्तृत वर्णन किया, विस्तृत अध्ययन किया शैल चित्रों का, जो एंडरसन ने खोजा था उसका। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, महापाषाण युगीन स्थल के तौर पे मल्हार बिलासपुर का भी नाम ध्यान में रखना है। एक और चीज, पाषाण कालीन औजार अरपा नदी के साइड में अभी अभी प्राप्त हुआ है। करंट अफेयर का ये टॉपिक है, ध्यान से सुनो। जिला बिलासपुर, नदी कौन सी? अरपा, अरपा नदी बिलासपुर। अरपा नदी के किनारे से पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं अभी अभी, अभी अभी, ठीक है। 15,000 साल पुराने ये आपके औजार हैं, ऐसा कहा गया है। यहां पर 15,000 साल पुरानी मानव बस्तियां भी थी, यह भी दावा किया गया है अरपा नदी के साइड में, बिलासपुर जिला, ध्यान रखिएगा आप, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक। खोज किसने की अभी? तो ध्यान रखेंगे नाम एक प्रोफेसर का, प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी। करंट अफेयर का पोर्शन है, करंट अफेयर जब बताएंगे तो फिर से आ जाएगा ये, क्लियर है। तो अभी अभी इसकी खोज हुई है बिलासपुर अरपा नदी के किनारे, ठीक। क्या? पाषाणकालीन औजार,
15,000 साल पुराने। मानव बस्ती की भी खोजने की मानव बस्ती का भी दावा किया गया कि 15,000 साल पुराने मानव बस्ती भी है। खोज किसने की? विश्वनाथ तिवारी जी, विश्वनाथ तिवारी जी प्रोफेसर। ठीक, चलो ये तो हो गया आपका जो करंट अफेयर है उसका। आगे बढ़ते हैं इधर। तो महापाषाण युगीन स्थल के तौर पे आप मल्हार का नाम भी ध्यान रखिएगा, जो बिलासपुर में है। सीजीपीएससी की किसी एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, तो मल्हार भी आपका महापाषाण युगीन स्थल है। महापाषाण आपके स्मारक मिले होंगे यहां पर, तो इस कारण मल्हार का नाम ध्यान रखा जा रहा है। क्लियर? अब देखो चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी में शैल चित्र मिले हैं। मुख्य शैल चित्र क्या है? ड्रैगन का मतलब चीनी शैल चित्र। क्लियर? ड्रैगन शैल चित्र की प्राप्ति हुई है चितवा डोंगरी राजनांदगांव में। 3 गुफाओं में कुल मिलाकर 27 शैल चित्र है विशेषता चितवा डोंगरी की, और मुख्य रूप से ड्रैगन शैल चित्र ध्यान रखना है चितवा डोंगरी के संबंध में। चितवा डोंगरी में जो भी शैल चित्र मिले हैं वो नवपाषाण कालीन है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि चितवा डोंगरी को कब देखा था? मैंने बोला था ना बार बार, चितवा डोंगरी जैसे ही बोला नवपाषाण काल याद आना चाहिए, या उल्टा नवपाषाण काल बोला तो चितवा डोंगरी याद आना चाहिए। तो ये जो शैल चित्र है, या पूछ दिया जाए कि ड्रैगन शैल चित्र जो है वो कौन से काल की है, तो यहां कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। ड्रैगन के संबंध में चितवा डोंगरी याद आना चाहिए, और जब चितवा डोंगरी का नाम लिया तो वो नवपाषाण कालीन होगा, ये तो बता दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से ध्यान रखें, इसी कारण लिखा हुआ है ये जितने 27 के 27 शैल चित्र है नवपाषाण कालीन है। ओके, चलो लास्ट लाइन देखो इधर। अब सिंघनपुर, सिंघनपुर में कुछ विशेष और शैल चित्र की अगर बात करें तो उसमें एक है हैंड एक्स लिए हुए। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए एक एवमैन, एवमैन, ठीक है, एवमैन हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए। वैसे ही मत्स्य कन्या जिनको हम मरमेड बोलते हैं, उसका भी शैल चित्र है सिंघनपुर की गुफा में। क्लियर है? तो ये अतिरिक्त 2 बातें ध्यान में रखिएगा, एक एवमैन की जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है, हैंड एक्स लिए हुए है, और एक मत्स्य कन्या मरमेड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका भी शैल चित्र आपका सिंघनपुर की गुफा में है। ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल के संबंध में छत्तीसगढ़ से साक्ष्य। पूरी तरीके से कवर किए हैं। इतना कम से कम करिएगा, कम से कम तो नहीं बोलेंगे इसको, अधिक से अधिक भी बोल सकते हैं, लगभग लगभग पूरा कवर हो गया, पूरा ही कवर हो गया है। ठीक, तो इतना आप करके जाना एग्जाम में। प्रश्न अगर इससे आया तो डेफिनेटली हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि नहीं छूटेगा। बाकी फिर भगवान की मर्जी जो बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? आगे पीएससी की मर्जी बोलते हैं। ठीक है, सीजीपीएससी की मर्जी आगे। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकते हैं कि ये जो साक्ष्य मिला है कौन से काल का है, ये जो स्थान है किस काल के संबंध में है, ये जो स्थान है वहां से क्या प्राप्ति हुई है, ये जो मिला है वो कौन से स्थान से है। खोजकर्ता के रूप में ऑलरेडी प्रश्न पूछ दिया गया था कि नवपाषाण काल के संबंध में जो शैल चित्र है उसकी खोज किसने की थी। ये आपका 2-2 पेयर के रूप में 4 ऑप्शन थे। इधर पूछ लेगा कि जो मृद भांड प्राप्त हुआ है कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रश्न कैसे बनेंगे? किसी भी प्रकार से बन जाएंगे, किसी भी प्रकार से बन जाएंगे प्रश्न। क्लियर है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर जरूरत है, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको अपना नोट्स तैयार करना चाहिए। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ से प्रागैतिहासिक काल के संबंध में साक्ष्य को देखा। इतना कम से कम जरूर करिएगा। साथ ही साथ कल का टॉपिक के रूप में, कल सैटरडे है, कल भी क्लास होगी, जैसे कि मैंने कहा था कंपनसेटरी क्लास है, 11 बजे ही सुबह होगी, जिसमें हम रामायण और महाभारत काल की बात करेंगे। रामायण और महाभारत काल की बात करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा है कि सीसेट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसकी पढ़ाई वाली क्लास आज से शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिए। जो आपका मंडी निरीक्षक का भर्ती परीक्षा आएगी उसको टारगेट करते हुए, एसीएफ को टारगेट करते हुए, सीजीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट करते हुए, मेंस को टारगेट करते हुए, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ्स पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे। ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन करा दिया किसी टॉपिक से हो गया, नहीं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सो दैट अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे कितना भी मैथ्स वीक हो, वो प्रश्न बनने लगेगा। ये ध्यान रखिएगा मैथ्स हमारे सीरीज के बारे में। ठीक है, तो 10 तारीख तक एडमिशन है, आप जल्द से जल्द एडमिशन उसमें ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल रामायण और महाभारत काल को लेकर। धन्यवाद।